संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज के स्वाध्याय के दौरान द्वितीय अध्याय में दो इंद्रिय आदि जीवों का वर्णन करने के बाद यह प्रकरण प्रारंभ होता है कि कौन से जीव कितनी इंद्रिय वाले होते हैं। इसको प्रारंभ करते हुए यह सूत्र नंबर 22 पढ़ा जाता है। वनस्पत्यन्तानामेकम्। वनस्पति जिनके अंत में है, ऐसे सभी जीव एकम माने एक इंद्रिय वाले होते हैं। आपको ऊपर के सूत्रों में इंद्रिय के विषयों की जानकारी दी गई थी और फिर मन के विषय की जानकारी दी गई थी। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं या एक इंद्रिय किन किन जीवों के पास होती है। तो सूत्र लिखने का आप ढंग देखें, क्या कहते हैं, वनस्पत्यन्तानाम, यानी वनस्पति है जिनके अंत में उन सब जीवों की एक इंद्रिय होती है। किसके अंत में वनस्पति है? जो एक सूत्र पहले आया था, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा, सूत्र आया था। इस सूत्र में वनस्पति अंत में है जिनके, तो वह कौन कौन से जीव हैं जिनके अंत में जाकर के वह वनस्पति है? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति अंत में। इस तरह से इन सभी जीवों के एक इंद्रिय होती है जिसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। कौन सी इंद्रिय? हाँ, इसी को आचार्यों ने परिभाषा के रूप में समझाते हुए कहा है कि एक स्पर्शन इंद्रिय का क्षयोपशम होने के लिए भी या उसका ज्ञान होने के लिए भी वीर अंतराय और मति ज्ञानावरण कर्मों के क्षयोपशम के साथ साथ शरीर नाम कर्म का उदय और उसके साथ साथ जाति नाम कर्म का उदय भी लगता है। तब उस जीव को एक इंद्रिय जाति में उत्पन्न होना होता है। वनस्पति में भी स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान होता है और पृथ्वी आदि सभी जीवों में भी एक स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान होता है। ये बात जो यहाँ से स्पष्ट हो रही है, इससे आप यह समझ सकते हैं कि वनस्पतियों में भी हमें स्पर्शन इंद्रिय से होने वाली प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में भी हमें एक इंद्रिय जो स्पर्शन इंद्रिय है उससे होने वाली प्रवृत्तियां देखने को मिल सकती हैं।
पृथ्वी भी एक स्पर्शन इंद्री के माध्यम से अनेक तरह के अपनी वृद्धियां कर सकती है, और उस स्पर्शन इंद्री के माध्यम से ही जैसी पृथ्वी होती है वैसी ही वो अपनी स्पर्शन इंद्री के माध्यम से उसको अन्य भी पृथ्वी को ग्रहण कर लेती है। अभी किसी ने दिखाया था, बताया था कि कहीं पर विदेशों में एक स्थान है जिसमें जो पत्थर हैं तरह तरह की उनके अंदर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, और उसको वैज्ञानिक लोग भी देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो पत्थर यहाँ तक भी बताए गए कि बढ़ते हैं, पत्थर भी पत्थरों को पैदा करते हैं, इतना ही बताया गया उसमें। जो बात थोड़ी सी अति की है वो तो चलो अति की है, लेकिन जो बात स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान से संभव है उस बात को ग्रहण किया जा सकता है। और वो इतना ही है कि उन पृथ्वी आदि जो रूप जो पत्थर हैं उनका विस्तार तो उसी रूप में होता रह सकता है जिस रूप में वह है। पृथ्वी भी अपने ही जैसी पृथ्वी और बना लेती है आसपास की पृथ्वी को भी। आप देखेंगे कि जिस तरह की मिट्टी होती है अगर उसके आसपास कोई दूसरी भी मिट्टी रख दी जाए तो वो अपनी जैसे बना लेती है उस मिट्टी को। ये भी उस पृथ्वी का एक गुण है, और यह गुण भी हमें कहीं ना कहीं पृथ्वी कायिक जीवों की जो एक इंद्री से होने वाली प्रवृत्ति है उसके बारे में बताती है। जल के बिंदु भी जल के साथ मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं स्पर्शन इंद्री संबंधी ज्ञान का यह एक आप परिणाम देख सकते हैं। अग्नि की लपटें भी, अग्नि के फुलिंगे भी दूसरी अग्नि के साथ में जुड़ते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं। वायु भी वायु के साथ मिल जाती है एक स्पर्शन इंद्री के माध्यम से। और वनस्पति की जड़ों को तो आप कहीं से कहीं तक आप गहरा उन्हें फैलता हुआ देख सकते हैं। वह भी उनकी एक स्पर्शन इंद्री जन्य ज्ञान की प्रवृत्ति देखने में आती, ऐसा कहा जा सकता है। इस तरह की एक इंद्रिय जीवों में जो प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, ये सब प्रवृत्तियां उनके अंदर एक स्पर्शन इंद्रिय ही है इस बात का ज्ञान भी कराती हैं। और अगर उससे कहीं ज़्यादा भी प्रवृत्तियां देखी जाती हैं तो वह प्रवृत्ति उस एक इंद्रिय जीव की न कह करके अन्य कुछ भी कहना पड़ेगा। इसलिए आचार्य यहाँ कहते हैं कि आप ये निश्चय कर लें कि वनस्पति तक जो स्थावर जीव हैं उन सब में एकमात्र ही एक इंद्रिय होती है, और उसी इंद्रिय से वह अपना ज्ञान और उनकी प्रवृत्तियां चला करती हैं। जब एक इंद्रिय के लिए ये नियत हो गए पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, तो फिर प्रश्न उठता है कि अन्य जो इंद्रियां हैं वो वाले जीव कौन से हैं। तो उसके लिए आचार्य आगे का सूत्र देते हैं। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि। क्या कहते हैं? क्रमी यह एक जीव है, पिपीलिका माने चींटी, भ्रमर माने भौरा, और मनुष्य माने मनुष्य, और आदि सबके साथ लगा लेना। क्रमी आदि, पिपीलिका आदि, भ्रमर आदि और मनुष्य आदि। और ये सब एक एक वृद्धि के साथ लगाना, माने एक एक इंद्रिय की इनमें वृद्धि करते चले जाना।
यानी 2 इंद्रिय जीव के लिए उदाहरण दिया गया है कृमि का, 3 इंद्रिय जीव के लिए उदाहरण दिया गया है पिपील का यानी चींटी का, 4 इंद्रिय जीव के लिए उदाहरण दिया गया है भ्रमर का, भौरे का, 5 इंद्रिय जीव के लिए उदाहरण दिया गया है मनुष्य का। आदि शब्द से जिन जिन जीवों में जो जो भी जीव अधिक अधिक रूप से अन्य अन्य वैरायटियों के पाए जाते हैं वो सब उसमें लगा लेना। 2 इंद्रिय जीवों में कुछ कृमि के साथ साथ ऐसे भी जीव आ जाते हैं, जैसे शंख में रहने वाला जीव, शंख जो होता है वो 2 इंद्रिय जीव होता है। सीप में भी जीव होते हैं, वो भी 2 इंद्रिय जीव होते हैं। एक कुक्षी कहलाती है, जिसे हम कुक्षी कृमि भी कह सकते हैं, यानी पेट में पड़ने वाले जो कृमि वगैरह होते हैं ये भी जो है 2 इंद्रिय जीव होते हैं। पेट में कीड़े पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? ऐसे ही कुछ अन्य भी जीव होते हैं जिन्हें क्षुल्लक भी कहा जाता है, वराटक कहा जाता है। ऐसे अन्य नाम वाले जीवों का भी मतलब ज्ञान प्रतिक्रमण आदि में मिलता है। ऐसे ये जो 2 इंद्रिय वाले जीव हैं इनमें आपकी पहचान तो कृमियों से हो सकती है, जिन्हें लट वगैरह भी कहा जाता है कहीं कहीं, और आप शंख में, सीप में जीवों को देख सकते हैं। वो सभी जीव 2 इंद्रिय वाले ही होते हैं, यानी स्पर्शन और रसन इन 2 इंद्रियों को ग्रहण करके वह 2 ही चीज़ों का अपना ज्ञान रखते हैं, स्पर्श का और रस का। कितने ही तरह के ऐसे जीव होते हैं जो बस स्पर्श के ज्ञान के साथ साथ सिर्फ रस का ही ज्ञान रख पाते हैं, है ना। और उस रस ज्ञान में भी उन्हें इतना रस आता है कि कोई कोई आप धान्य विशेष देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस धान्य में ये कीड़े जो उत्पन्न होते हैं वो उसी रस को जानने वाले होते हैं जो उस धान्य के कीड़े होते हैं। कई बार इस तरह के जो कृमि इत्यादि पड़ जाती हैं कई अनाजों में, तो उसमें भी उसी तरह के वो रस और स्पर्श को जानने वाले कीड़े होते हैं। ये 2 इंद्रिय जीवों में इतना ज्ञान आ जाता है, स्पर्श और रस संबंधी ज्ञान। फिर उसके बाद में कृमि के आगे उदाहरण देते हैं पिपीलिका का, यानी 3 इंद्रिय जीवों में चींटी आदि का ग्रहण करना, है ना। चींटी भी होती है, एक चींटा भी होता है। आप लोग चींटा को यहाँ क्या बोलते हो? मकोड़ा, है ना। इसके अलावा एक और जीव होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें शास्त्रों में तो कुंथु आदि जीव कहा गया है ना। वो छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमारे लिए पता भी ना पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो जीव अपना अस्तित्व रखते हैं, जीवन जीते हैं। अब सबके नाम तो आपको बड़े बड़े, जब कोई लाइब्रेरियों में बैठोगे या कहीं लैब में बैठोगे तभी पता पड़ेंगे, लाइब्रेरियों से सबके नाम जानो और लैब में जा कर के देखो तब। लेकिन जानने में आने वाले ये सब जो, जैसे आपके बालों में जो जुएं हो जाते हैं, ये सब क्या होते हैं? 3 इंद्रिय जीव होते हैं। यहाँ तक कि जो बिच्छू होता है उसको भी 3 इंद्रिय जीव कहा गया है। बिच्छू, बिच्छू डंक मारने वाला, वृश्चिक, है ना। कितनी इंद्रिय होता है? हाँ, ये 3 ही इंद्रिय जीव होता है। जो दीमक लग जाती है घरों में, वह भी 3 इंद्रिय जीव होते हैं। उनमें स्पर्श, रस और गंध, इन 3 इंद्रियों का ज्ञान आ जाता है। ये 3 इंद्रिय वाले जीव, और आगे आचार्य कहते हैं 4 इंद्रिय वाले जीवों में भौरा, पतंगा, है ना, डांस, मशक, जो मच्छर वगैरह होते हैं, ये सब 4 इंद्रिय जीव होते हैं। इनमें स्पर्श के साथ रस, घ्राण और चक्षु इंद्रिय का भी विकास हो जाता है। और फिर आगे मनुष्य आदि आ गए, तो ये 5 इंद्रिय जीव हो गए। इन 5 इंद्रिय जीवों में मनुष्य के अलावा
नारकी हैं, देव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सभी जो है पंचेंद्रीय जीवों में आ जाते हैं। एक एक इंद्री की इनमें वृद्धि होती चली जाती है। इस तरह से यहाँ पर किन जीवों के कितनी इंद्रियां होती हैं इस बात का ज्ञान कराया गया है। सुन रहे हैं? अभी तक आपने जो ये पढ़ा है इसमें एक इंद्री वाले जीव तो नियम से अमनस्क हैं ही हैं, मन से रहित हैं, और जो 2, 3, 4 इंद्री वाले जीव हैं ये भी मन से रहित हैं। पंचेंद्रियों में एक असंगी होते हैं और एक संगी होते हैं। उनमें से जो संगी जीव होते हैं वही केवल मन से सहित होते हैं और बाकी के जीव असंगी होते हैं, मन से रहित होते हैं। पिछले सूत्रों में आ चुका है कि जीव 2 प्रकार के हैं, एक समनस्क और एक अमनस्क। यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है अब आगे कि समनस्क जीवों को क्या कहा जाता है। संगिनः समनस्काः। क्या सूत्र है? समनस्क जीवों को, मन से सहित जीवों को संगी कहा गया है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर जो ये संगी शब्द है इसके बारे में आप थोड़ा सा जो अन्य जो संज्ञा आदि शब्द जो आपने सुन रखे हैं उनसे ये संगी शब्द अपने आप में अलग है। कहाँ कहाँ संज्ञा शब्द सुन रखा है? एक तो पहले अध्याय में ही आपने पढ़ा था मति, स्मृति, संज्ञा। वो एक विशेष ज्ञान होता है, मति ज्ञान, उसको संज्ञा कहा गया। उससे यहाँ प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर संज्ञा का मतलब कोई विशेष ज्ञान नहीं है। संज्ञा का मतलब यहाँ पर सामान्य मतिक ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान तो सभी में पाए जाएंगे। जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं, अमनस्क जीव हैं, उनमें भी पाया जाएगा, है ना। और संज्ञा का मतलब यहाँ पर कोई नाम से भी लेना देना नहीं है। किसी का कोई नाम होता है उसको भी संज्ञा बोलते हैं, तो उससे भी कोई लेना देना नहीं है। संज्ञा का मतलब एक और आपने सुना होगा, 4 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इन 4 संज्ञाओं से भी यहाँ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर समनस्क जीव को संगी कहा गया है ना। तो संगी जीव जो होगा वह तो कुछ विशेष होगा जो केवल मन सहित जीव के साथ ही घटित होगा। क्या समझ में आ रहा है? एक तरीके से यहां ये भी सोचने की कोशिश करें कि इस सूत्र में हम परिभाषा क्या लगाएं। संगी जीव समनस्क होते हैं या समनस्क जीव संगी होते हैं? समझ में आ रहा है? क्या परिभाषा लगाई जाए? परिभाषा ये लगानी पड़ेगी कि समनस्क जीव को संगी कहा जाता है, वे संगी होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि समनस्क का वर्णन ऊपर आ चुका है। अब यहाँ विशेष रूप से कहा जा रहा है कि जो समनस्क जीव हैं वो संगी हैं, संज्ञा वाले हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 22 में हमने जाना कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति स्पर्शन इंद्रिय वाले एक इंद्रिय जीव होते हैं। इस सूत्र में स्थावर की परिभाषा वाले सूत्र 13 में वनस्पति इंगित है। अतः वनस्पति है जिसके अंत में वह एक इंद्रिय वाले जीव हैं। हमने जाना कि एक इंद्रिय की उत्पत्ति के लिए स्पर्शन इंद्रिय का 6 उपशम, वीर्यंत्राय और मति ज्ञानावर्णों का 6 उपशम, शरीर नाम कर्म का उदय और जाति नाम कर्म का उदय चाहिए। सभी स्थावरों में स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान होता है और इनमें स्पर्शन इंद्रिय से होने वाली प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। जैसे पृथ्वी आसपास की पृथ्वी को अपने ही जैसा बना लेती है। जल के बिंदु जल के साथ मिल जाते हैं। अग्नि के फुलिंगे दूसरी अग्नि के साथ में जुड़ते चले जाते हैं। वायु भी वायु के साथ मिल जाती है और स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से वनस्पति की जड़ें कहीं से कहीं तक फैल जाती हैं। सूत्र 23 में हमने जाना अन्य इंद्रियों वाले जीवों के बारे में।
दो इंद्रिय जीवों में स्पर्शन और रसना इंद्रिय होती है, जिससे वे स्पर्श और रस का ज्ञान करते हैं, जैसे कृमि, शंख और सीप में रहने वाले जीव, कुक्षी पेट में रहने वाले कृमि, क्षुल्लक, वराटक नामक दो इंद्रिय जीवों का ज्ञान हमें प्रतिक्रमण में मिलता है। तीन इंद्रिय जीवों में स्पर्श, रस और गंध का ज्ञान आ जाता है, जैसे पीपीलिका यानी चींटी, कुंथु नामक छोटे छोटे जीव, बालों में होने वाली जुएं, बिच्छू, दीमक आदि। चार इंद्रिय जीवों में स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रिय होती है, जैसे भंवरा, पतंगा, डांस, मशक यानी मच्छर आदि। पांच इंद्रिय जीवों में मनुष्य के अलावा नारकी हैं, देव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। एक से चार इंद्रिय वाले जीव नियम से अमनस्क यानी मन से रहित होते हैं। पंचेंद्रियों में संगी और असंगी दोनों होते हैं। संगी जीव मन से सहित होते हैं और असंगी जीव मन से रहित होते हैं। सूत्र 24 में हमने जाना कि संगी जीव मन सहित अर्थात समनस्क होते हैं। यहाँ संज्ञा शब्द का अर्थ उसके अन्य उपयोगों से अलग है। ना इसका मतलब मति, स्मृति, संज्ञा वाले ज्ञान से है और ना ही जीवों में होने वाले सामान्य ज्ञान से। ना इसका मतलब किसी के नाम से है, ना इसका मतलब आहार आदि चार संज्ञाओं से है। कक्षा के अंत में हमने एक महत्वपूर्ण सवाल की भूमिका को समझा कि संगी जीव समनस्क होते हैं या समनस्क जीव संगी होते हैं। इनमें कोई अंतर है क्या? तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।